अस्सलाम वालेकुम। ऑडिट में कौन कमरा भरता है? आप ऑडिट को कौन पढ़ना शुरू हो गया अचानक से? पहला दिन है। उन्होंने कहा सर पहला दिन है, गलती में आ गए। वो हम रूम पूछते पूछते उन्होंने हमें गलत कमरे में भेज दिया है। ख़वातीन की बड़ी कलील नुमाइंदगी और जो है वो मर्द हज़रात की जो है वो ज़रा ज़्यादा नुमाइंदगी। तो वो जो है ना, चूँकि अभी बीलो के अंदर जो है वो उधर एंड तक तो ख़वातीन थी, तो क्या ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं? काफ़ी सारी ख़वातीन ने मुझे आंसर कर दिया। मतलब क्लियर कट एड्रेस ही आइडेंटिफाइड था कि ख़वातीन कम हो जाती हैं। ख़वातीन की तरफ देखा और जो है ना वो बॉयज़ में से आवाज़ें आ रही हैं, जी सर। तो सबकी नहीं ख़त्म होती भाई। मतलब इनको पता नहीं कौन से दुख लगे हुए। उन्होंने कहा जी ख़वातीन कम हो जाती हैं। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो एक चीज़ आप लोगों की तादाद से नज़र आ गई कि आप लोग सीरियस हैं, लेकिन क्या इतने एक्सटेंडेड आवर्स के लिए सीरियस हैं जितने जज्बाती हम हो गए हैं? या आप हमसे ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं? मगर सर आज पता लग जाएगा, लुट मचा देंगे, आग लगा देंगे। तो ये क्रैश कोर्स क्या होता है? अरे वाह, जो इधर सबसे एंड पे जो भी खातून बैठती है उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं। इस कमरे में ना हमें कभी प्रोजेक्टर पे लाइट चाहिए होती है, कभी टीचर पे लाइट चाहिए होती है। तो यहाँ दो बटन है, इनको समझना है। सबसे पहले लेफ्ट टॉप वाला बटन है, उसको हम 1 कहते हैं, और जो सेंटर में बटन है जो अभी बंद हुआ है उससे थोड़ा सा आगे, उसको हम कहते हैं 3। तो अब 1 और 3 आपने कोड ज़हन में रखना है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 तो वो बंद है तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर ऑन हुआ है तो बंद हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं अभी 3 कहूँ तो क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। ऑफ हुआ है ना, ये वाला। बिल्कुल बस जहन में रखना, यही 2 बटन है। और अगर इसमें आपको दिक्कत लग रही हो तो कल आपने जगह बदल लेनी है। लेकिन ये सवाब का काम है, पूरी क्लास को रोशनी में लेके आना। क्योंकि होता यही है कि ज़्यादा लाइट्स करें तो फिर ये ब्लर हो जाता है, और अगर लाइट्स कम करें तो सामने वालों को समझ आ जाती है। वो ऑनलाइन वालों को ना एक भूत टाइप का टीचर नज़र आ रहा होता है, जो पहले ही काले कपड़े पहने हुए, ऊपर से जनाब वो एक साया सा फिर रहा हो सामने। तो घर बैठे बच्चे बेचारे रात में पढ़ते पढ़ते डर जाते हैं, वो जो है ना। तो आज तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो ऑडिट जो लोग 2 साल लगाते हैं पास करने में, तो एक दफ़ा लोग 2 घंटे में उसे प्लान क्यों नहीं कर लेते? आज हमारे वो 2 घंटे प्लानिंग वाले हैं। आज ओरिएंटेशन है। पहले दिल था कि थोड़ा सा हम आज भी कोई टारगेट रखें, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा ना हो कि आते साथ ही लोग भाग जाएं। तो पहले दिन थोड़ा सा टारगेट को प्लान करें। यहाँ मैं वो अजम्पशन नहीं लूँगा जो मैं B-Law की क्लास में लेता हूँ कि जो सामने आए हुए हैं उनमें से अक्सर को नहीं आता होगा। मेरी अजम्पशन ये है कि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप क्रैश कोर्स में आके कहें सर मैंने अभी तक 0 पढ़ा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ अभी उठा लूँ। हो सकता है फिर भी आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो 0 पे हों, और हो सकता है ऐसे लोग हों जो अभी सोच रहे हों कि हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, अल्लाह मालिक है, हम कर लेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करके, सब पॉसिबल है। तो ऑडिट चूँकि एक संजीदा पेपर है, सीरियस पेपर है, तो लोग इसको टाइम साथ साथ देते आ रहे होते हैं। तो अभी हमारा क्या टारगेट है? हमने बड़े कम टाइम में इस पूरे को रिवाइज करना है। जो 5 महीने में आसानी से ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हमने उसे 11 लेक्चर्स में ख़त्म करना है। ये सब कैसे पॉसिबल है? आपके ताउन से। मैं तो 4 दिन में भी ख़त्म करा दूंगा। तो मतलब हमने तो अपने सॉफ्टवेयर रीएडजस्ट करने और नए सिरे से वो पढ़ाने शुरू कर देना है। लेकिन आप लोगों की तरफ से ताउन होगा तो बात बनेगी। हर दिन को हमने 2-2 घंटे पे डिवाइड किया, और 2 घंटे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए को बहुत हैवी टाइम नहीं है, जिसकी रेगुलर क्लास ही 1.25 घंटे 1.5 घंटा, अक्सर केसेस में 2 घंटे की भी क्लासेस होती हैं। तो सब पॉसिबल है। लेकिन इस टाइम पे क्रैश कोर्स क्यों? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्यों क्रैश कोर्स इस वक्त? क्विक रिवीजन के लिए। क्यों क्रैश कोर्स? आंखें खुल जाएं, पता लग जाए हकीकत। क्रैश कोर्स क्यों? रिवीजन और ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। रिवीजन और ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस हो जाए। क्यों क्रैश कोर्स? ताकि अगर कुछ पीछे रह गया तो वो कवर, जो चीज़ें रह गई हैं वो कवर अप हो जाए। क्यों क्रैश कोर्स? ये पता चले हम कहाँ पे खड़े हैं। ये पता लग जाए हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे तो ये परेशान होने वाली बात है। क्यों क्रैश कोर्स?
रिवीजन के लिए। क्यों रिवीजन के लिए? ये गली जहाँ ख़त्म हो रही है, जिन भाई से टक्कर लग रही है जी, सर तैयारी देखने के लिए कितनी हो? तैयारी देखने के लिए कितनी हो गई है। इसका मतलब है कि कोई भी क्रैश कोर्स में इसलिए नहीं आया कि उसने समझना है। इससे पीछे आप जो छोटे सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स में आते थे, टैक्स में, बी लॉ में, सी लॉ में, तो अक्सर एक ये भी नीड होती थी कि समझना है। तो ऑडिट एक ऐसा सीनियर पेपर है जिसकी समझ आप लोगों को आई हुई है। हाँ, हो सकता है कोई चैप्टर आपका कमज़ोर रह गया हो, कोई चैप्टर स्किप हो गया हो, कोई मिस हो गया हो, तो आप उसको कवर कर लें। और मुझसे अगर पूछा जाए कि क्रैश कोर्स की क्या अफादियत है, तो मैं कहूँगा इसकी अफादियत ये है कि ये 11 लगातार दिनों में है, बीच में सिर्फ एक संडे ऑफ होगा। कल से ऑनवर्ड 11 लगातार दिन तक हम ऑडिट पढ़ रहे होंगे। तो सबसे बड़ी अफादियत ये है कि हम 2 हफ्ते ऑडिट के माहौल में होंगे। टाइम मैनेजमेंट दुनिया की एक बड़ी अहम स्किल है, और जब जब आप मसरूफ़ होते चले जाते हैं तब तब आपको एहसास होता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप में नहीं है तो आप हारे गए। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, स्टीव जॉब्स के पास भी 24 घंटे ही थे। तो सबके पास है तो उतने ही आवर्स, लेकिन हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप अपनी घड़ी पकड़ के उसके 24 घंटे में 2 घंटे ऐड कर दें। टाइम मैनेजमेंट इज़ नेवर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को बेहतर करना है। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा जो स्किल बताई जाती है वो है फोकस्ड वर्क। आप कुछ टाइम सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं टिपिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉ की किताब पे काम करना है सीए फाइनल में, तो एक तरीका ये होगा कि मैं हर दिन आधा घंटा एलोकेट करूँ या 1 घंटा एलोकेट करूँ, और मैं उस किताब को देता रहूँ 6 महीने तक। तो 6 महीने में मैंने उस किताब पे लगाए होंगे 180 आवर्स। हर दिन 1 घंटा दिया होगा किताब को, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं 5 दिन के लिए लाहौर से निकल जाऊँ और किसी सहरा में जाके एक रेस्ट हाउस लूँ और फ़ोन बंद कर दूँ, और रेस्ट हाउस में मैं अगले 5 दिन गुजारूँ। 5 दिन मैं हूँ, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, और मैं किताब पे धड़ाधड़ काम करता रहूँ। 5 दिन में मैं हर दिन काम करूँ 14 घंटे। 5 दिन के बाद जब मैं लाहौर वापस आऊँ तो किताब बनी हुई होगी। पहले मैंने कितने दिन काम किया था? 180 दिन। कितने आवर्स काम किया था? 180 आवर्स। और अब मैक्सिमम कितने आवर्स काम किया? 70। किताब बनी हुई होगी। 70 घंटे वाला ज़्यादा इफेक्टिव है और 180 घंटे वाला इफेक्टिव नहीं है। क्यों? फोकस। हर दिन किताब पे बैठ के सोचूंगा कल कहाँ के काम ख़त्म किया था, कौन सा टॉपिक था, फिर उसे वो करूँगा, फिर पीछे वाले दिन से कनेक्ट करूँगा, कुछ सोच रहूँगा, अभी आधा घंटा सोचने में लगेगा, कुछ उसके ऊपर राइटअप करूँगा, टाइम देखूंगा, ओहो अब तो क्लास पर आने का टाइम आ गया, चलो इसे बंद करता हूँ, मैं क्लास में चला जाता हूँ। जब क्लास में गया तो जो दिमाग में चला था तो तोड़ गया। क्लास में जाके नए सिरे से क्लास के हिसाब से माइंड बन रहा होगा सारा। जब वापस आऊँगा तो मैं दोबारा पकड़ना भी जाऊँगा काम, तो मज़ा नहीं आएगा, कहानी अगले दिन पे चली जाएगी। और अगर मैंने 5 दिन सिर्फ किताब पे काम किया होगा तो जब मैं सोऊंगा तो मुझे ख्वाब भी किताब के आ रहे होंगे। उठूंगा तो उठते साथ ही आइडिया आएगा कि चैप्टर 7 वाला डाटा चैप्टर 5 में डाल दूँ और उसमें से 2 लाइनें उधर लिख दूँ तो कमाल हो जाएगा। ये फ्रेमवर्क आपके लिए समझना मुश्किल है क्योंकि आप किताब के लिए खारी नहीं है, आप गेम खेलते हैं। अगर एक गेम आप बड़े शौक से खेलते हैं और हर दिन आधा घंटा उसे खेलते हैं तो आप 3 महीने तक वो गेम एंड नहीं कर पाएंगे। और कोई अच्छा सा लंबा वीकेंड आ जाए और 3-4 छुट्टियाँ इकट्ठी आ जाएं, आप जनाब गेम खेलें 8-8, 9-9 घंटे, गेम ख़त्म हो जाएगी। बोर हो जाएंगे, गेम ख़त्म भी हो जाएगी, ख़त्म होने के बाद आप बोर भी हो जाएंगे, सारा कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि अब आपने जो किया है वो फोकस के साथ किया है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सा काम करने के बजाय अगर कम दिनों में ज़्यादा काम किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। कल किसी स्टूडेंट ने फेसबुक पे कहा सर ये क्रैश कोर्स आप करा रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे वर्ड इनिशिएटिव पे एकदम से तरह एतराज़ हुआ क्योंकि ये मेरा 30वां क्रैश कोर्स होगा। 15 साल से हर सेशन में, यानी कि हर साल में 2 दफ़ा हो रहा होता है, तो ये 30वां वो होगा। तो अब वो उसने चूँकि पहली दफ़ा देखा तो उसको लगा कि ये तो बड़ा कमाल इनिशिएटिव है। तो वो मतलब मैं कहीं भी था या कुछ भी था या जो भी टीम मेंबर साथ साथ होते थे तो हम बड़े अरसे से क्रैश को देते आ रहे हैं। इस क्रैश का मकसद ये होता है कि मुझे अंदाज़ा है कि जो 4 महीने 5 महीने पढ़ रहे हैं वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो सही से पढ़ भी नहीं पा रहे होते,
वही लोग जब एंड पे फोकस के साथ पढ़ते हैं तो बड़े कम टाइम में बड़ा अच्छा कर लेते हैं। एक टिपिकल जुमला जो मुझे क्रैश में अक्सर सुनने को मिलता है कि सर आप क्रैश में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। एक साहब ने तो कह दिया आप बस पढ़ाते ही सिर्फ क्रैश में अच्छा है। तो मज़े की बात है कि जब पैसे लेके पढ़ाया तो हल्का पढ़ाया, और जब फ्री में पढ़ाया तो अच्छा पढ़ा दिए। तो उल्टा हिसाब नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। बात ये कि पैसे लेके पढ़ा रहे होते या बगैर पैसे लिए पढ़ा रहे होते, मैंने उतना ही अच्छा पढ़ाना था। और मज़े की बात है रेगुलर सेशन में से डबल अच्छा पढ़ाया था। यहाँ एक जुमले में बात समझी जाएगी, वहाँ 3 जुमलों में। यहाँ टेस्ट गूगल ड्राइव पे डल जाएंगे, वहाँ अगले दिन टेस्ट की क्लास में डिस्कशन भी होती थी। वहाँ रुक रुक के अगले दिन सवाल जवाब होते थे, बेस बिल्ड होती थी, थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ रहे होते थे, यहाँ उस्ताद से नहीं। तो फिर क्रैश में अच्छा क्या है? आप लोग अब आप लोग यकीन कामिल पे बैठे हैं। आपने पेपर लाजमी देना है, आपने आज रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि कौन सी ईद पे मैंने कितने दिन के लिए जाना है, और कॉलेज से पूछ रहे होते हैं कि छुट्टी कितनी है। भाई जब तुमने करनी है अपनी है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ ताकि दिल को बुरा ना लगे कि मैंने 5 इजाफी छुट्टियां की जो कॉलेज ने दी थी उससे। तो पूरा सेशन आपने पहले छुट्टियों को सोचना होता है, रिज़ल्ट को देखना होता है, रिज़ल्ट के बाद सोचना होता है, फिर क्या मैंने सब्जेक्ट उठाया या नहीं उठाया, दाखिले जाने के करीब ये डिसाइड करना है कि मेरा ये फ़ैसला गलत तो नहीं है। वो सारे फ़ैसले आप कर रहे होते हैं, तो उस दौरान कभी कभी पढ़ भी लेते हैं। बट आज जब आप मेरे सामने हैं तो आप सारे यकीन कामिल की मंजिल पे बैठे हैं कि आप सब लोगों ने इंशाल्लाह ऑडिट देना है, और अब देना है तो पास भी करना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप हर दिन दरवाज़ा खोलें, जैसे ही दरवाज़ा खोलें आपके सर पे बाल्टी गिरे, आप देखें तो पता लगे वो दरवाजे के साइड पे ऐसे करके अटकी हुई थी, और दरवाज़ा खोलते ही आपके सर पे गिरी। आपने टाइम देखा, आपने कहा आज कम टाइम है, कल आके इस बाल्टी को सीधा करता हूँ। टाइम ही नहीं था, अगले दिन भी कमरे से निकले, फिर बाल्टी सर पे गिरी। जब हर दिन बाल्टी ने सर पे गिरना है तो एक दफ़ा रुक के उस बाल्टी को सीधा क्यों नहीं कर लेते? जब अजियत उठानी ही है, जब दरवाज़ा खोल के गुजरना ही है, जब पढ़ना ही है, यानी कि आप कहें सर मैं 5 घंटे पढ़ता था और मेरे से ऑडिट पास नहीं हुआ, 47 पे रह गया, काश मैंने 5.5 घंटे पढ़ लिया होता। ये सर 15 में से 12 बड़े अच्छे चैप्टर तैयार थे, बस वो उन 3 की वजह से मार खा गया। तो क्यों हम उन 3 की वजह से वो 12 भी ज़ाया करें? क्यों ये बैठ के सोचें कि अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होती तो मैंने आग लगा दी होती? लगा दें आग, यही वक्त है। इस वक्त हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते फेलियर। 6 महीने ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बीलो सीलो में शुगल था, ठीक है कोई बात नहीं, अगली दफ़ा साथ में दे देंगे, कवर हो जाएगा। अब पेपर फेल होना ख़तरनाक है, तो अब हमारे पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि हम पेपर को फेल करें। तो जब मैंने ऑडिट का पेपर देना ही है और मैंने एनर्जी 100 में से 60 लगानी ही है और मैंने 45 के आसपास पहुंचना ही है, तो वाई नॉट ये एनर्जी 60 से 70 तक करके उसको कंफर्म पास कर लें, बजाय इसके कि 2-3 सेशन में 60% एनर्जी लगाएं। वाई नॉट के एक ही सेशन में 70% लगा के उसी सेशन में पास कर लें। तो ये नहीं सोचना कि हमने ऑडिट में मेहनत करनी है, सोचना ये है कि हमने ऑडिट में बहुत मेहनत करनी है। अब अगर कोई स्टूडेंट वाकई सीरियस है और वो कहता है कि जी मैंने ऑडिट को फड़का फड़कू के रख देना है, वो 11 दिन के लिए बाकी सब्जेक्ट्स से थोड़ी सी माजरत कर ले। आप कहें सर ये पॉसिबल नहीं है, सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मुझे पता है कि आप लोग ही वो जो फेसबुक पे पेंडिंग लेक्चर्स का लिख रहे होते हैं, अभी तक कॉस्ट के सिर्फ 40 लेक्चर्स हुए हैं 100 में से। उस वक्त पेंडिंग करते वक्त तो आपको कभी भी डर नहीं लगा। अब जब मैं कहूँ कि एक बड़ी अहम 11 दिन की क्लास है, इस वक्त आप कुछ लेक्चर्स पेंडिंग कर लेने, नहीं सर क्या बात कर दी, क्योंकि इस वक्त आप सामने जो चल रहा है वो थोड़ी पढ़ रहे होंगे, आप तो टीचर से 1 महीना पीछे के लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे इस वक्त। तो जब इतने पेंडिंग पे जा चुके हैं तो जो हाजिर चीज़ मौजूद है, जो पकड़ी जा सकती है, उसे तो पकड़ें। तो फोकस स्ट्रेटेजी इस कि आप हर दिन जो आपने ऑडिट पढ़ा 5 महीने तक, वो सारा एक तरफ, और अगर आप 11 दिन सिर्फ ऑडिट पढ़ें वो एक तरफ, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा सिंक, ज़्यादा मेमोरी में आएगा, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छी ड्राफ्टिंग होगी। तो अगर हो सके थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर ये 11 दिन आपने प्योर ऑडिट के नाम पे दे दिए ना, तो आप इस 11 दिन में 80-90% ऑडिट तैयार करके रख लेंगे। फिर ऑडिट आपका होता है आखिरी पेपर, अनलेस कि आप FR1 साथ दे रहे हो। तो नॉर्मली ऑडिट आखिरी पेपर होता है, आपके पास वहाँ क्वेश्चन होता है, आपने फिर उस वक्त के लिए उसको रख लेना है कि हाँ भाई मैं उस वक्त उसे तैयार करूँगा। तो होगा ये कि यहाँ पे ही आपकी डबल क्लास चल रही होगी, 3 बेहतरीन डबल क्लास चल रही होगी। पहले 2 घंटे तक मैं आपको अज़ियत दूंगा, 2:30 से 4:30,
हम लोग डेली एक स्केड्यूल के मुताबिक मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँगा, और हो सकता है आप कहें जी 2 घंटे में कॉन्सेप्ट बताने हैं तो सर तो सुपर सोनिक रफ्तार से चल रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम दरमियानी से रफ्तार से चल रहे होंगे। बरकत कहाँ से आएगी? 2 वे कम्युनिकेशन कम से कम होगी। मैं बीच में आधे घंटे बाद रुक के आपको खुद ही कह दिया करूँगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। जब वो थ्रू आउट 2 वे चलेगी ना तो फिर समझ नहीं आएगी किसी को भी। तो 2 घंटे तक हम पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद क्या होगा, आगे 1.5 घंटे का हमारा ड्राफ्टिंग सेशन होगा। इसी कमरे में ही टीचर बदल जाएंगे, तो एक ही टीचर को 3.5 घंटे तक वैसे भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं चला गया, और उसके बाद आपकी उसी ऑडिट की राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ऑडिट में आधा मसला समझने का है और आधा मसला ड्राफ्टिंग का है। तो ये क्रैश कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स करा दिए और साइड पे हो गए। इसमें डेली ड्राफ्टिंग हो रही होगी, आज को छोड़ के, चूँकि आज ओरिएंटेशन है। तो ये 1.5 घंटे का ड्राफ्टिंग का सेशन, और 2 ऐसे दिन हैं जब 1.5 नहीं 2.5-3 घंटे का ड्राफ्टिंग सेशन हो सकता है, विद प्रॉपर बीच में नमाज़ों की ब्रेक के हिसाब से उसको प्लान कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा टारगेट है। अगर हम डे वाइज की बात करें तो ये हमारा डे वाइज प्लान है 1। जज़ाकल्लाह। ये डे वाइज प्लान है 22 से लेकर 27 जुलाई तक, यानी कि मंडे से सैटरडे, संडे ऑफ हो जाएगा। 28 जुलाई यहाँ नहीं है। फिर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक, ये 3 तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। डे 13 की कोई और लॉजिक है। ये सामने 12 आज ओरिएंटेशन प्लस बेसिक ऑफ ऑडिट, क्योंकि खाली ओरिएंटेशन करके हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो हल्का सा ऑडिट का आइडिया। लेकिन अल्टीमेटली ऑडिट का जो आइडिया वो चैप्टर 1 में कल के दिन हो रहा होगा, फिर चैप्टर 13, 2, 12, 11, चैप्टर 14 का हाफ, चैप्टर 14 का बाकी हाफ 15 के साथ, इस तरह से करके। तो ये इस तरह से चल रहा होगा, और अगले अगले दिन इसकी ड्राफ्टिंग का सेशन चल रहा होगा। ड्राफ्टिंग का सेशन इस टाइम पे हो रहा है, और जो लेक्चर है वो इस टाइम पे है। और देन तीसरे लेवल पे एक चीज़ है, छोटे छोटे टेस्ट। इस टाइम पे रेगुलर सेशन की तरह घंटे सवा घंटे टाइप के टेस्ट नहीं, हम कोशिश कर रहे होंगे 45 मिनट टाइप के टेस्ट लेने की, ताकि साथ साथ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। जो तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट करके टीए भाई को फॉरवर्ड कर देंगे, वो आपको चेक करके दे रहे होंगे। जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको गूगल ड्राइव में टेस्ट भी मिल जाएंगे, अगले दिन सोल्यूशन भी मिल जाएगा, वो करके अपने आप को सेल्फ असेस भी कर सकेंगे। वरना जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो कहेंगे सर ये क्या बात है, हमसे पैसे लेके जो है ना, जो हमें एंड पे आपने रिवीजन कराई तो बाहर वालों को मुफ्त में करवा दी, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। तो आप लोगों को प्रीमियम ये मिल जाएगा कि आप लोगों के टेस्ट चेक होकर मिल रहे होंगे, बाकी लोग टेस्ट और सोल्यूशन देख के अपने आप को असेस कर रहे होंगे, लेकिन मॉक्स में सब बराबर हो जाएंगे। 3 अगस्त को ये ख़त्म होगा, 2 हफ्ते बाद यहाँ पे मॉक्स हो रहे होंगे आईकेएफ वाले टाइमलाइन, आईकेएफ वाले डेज के हिसाब से। तो मॉक सबके लिए होगा, और उसमें चाहे एक रजिस्टर है या नहीं है, उन सबको उनके पेपर चेक होकर मिल रहे होंगे। तो ये एक ओवरऑल हमारा टाइमलाइन है। अगर इस टाइमलाइन के मुताबिक हम सीरियस होकर चलते हैं तो 3 अगस्त तक 2 सितंबर को पेपर स्टार्ट हो रहा है, ऑडिट का 9 सितंबर को पेपर है, और 3 अगस्त को हम विद प्रैक्टिस फ्री हो चुके हुए होंगे। अगर आपने हर चैप्टर की ड्राफ्टिंग के ऊपर रेगुलर सेशन प्रैक्टिस कर लिया, 2 एक्सटेंडेड सेशन है, स्पेशल सेशन 700 से चैप्टर 14 में जब आएगी, और जब चैप्टर 3 कंप्लीट होगा तो ये 2 हमारे बड़े वाले सेशन होंगे, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स आईकेएफ को ज़रा बाकियों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा प्लान है, इसके मुताबिक चल रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ ऑन कैंपस क्लासेस, ये पढ़ने के बाद से सारे के सारे शदीद परेशान हैं, और वो इनबॉक्स भर चुका है इस बात पे कि जी हम तो दूसरे शहर से हैं, हमें ऑनलाइन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम अगर डे 1 पे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई ये सेशन है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आपने कहना ऑनलाइन अवेलेबल है, चलो ठीक है सही है, हम ऑनलाइन पकड़ के डाउनलोड करके रख लेंगे, जिस दिन मूड हुआ पढ़ने का उस दिन पढ़ लेंगे। तो इसलिए हमने उसको 3-4 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए होल्ड किया है कि हम अभी ना शेयर करें, हम 4-5 दिन बाद शेयर करना शुरू कर दें जो दूसरे शहरों में बैठे हैं उनको। लेकिन अगर अभी से शेयर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको होगा कि भाई ये तो मौजूद ही है, तो जब वो मौजूद होगा तो फिर उसमें आप टाइम बाउंड नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ जो लोग फिजिकली आ रहे हैं वो कम से कम टाइम बाउंड हो। और एक दिन तो माइनस हो गया, आज तो आप आ गए, संकोस्टेटल इवेंट है, अब कल ही आना है, यानी आपने आगे 11 और दिन थोड़ी सी जद्दोजहद करनी है, और ये जद्दोजहद सबसे ज़्यादा आप ही को फ़ायदा दे रही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें हाँ सर इसलिए क्रैश कर रहे हैं कि बाद में जो है ना हम सर से सब्जेक्ट पढ़ें। आप लोगों ने भी आगे सीफैप में चले जाना है, सीफैप में जाके आपने चोरीशुदा लेक्चर ले लेने हैं, वहाँ पे जाके पता नहीं आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना, कुछ नहीं एसीसी में कन्वर्ट हो जाना है। तो सीफैप कभी भी कोई गेम नहीं होती, कोई कमर्शियल गेम ही नहीं होती। सीफैप हमेशा लॉस मेकिंग वेंचर होता है, उधर सिर्फ सर्विस होती है। तो इस टाइम पर आपको क्रैश, मतलब जिन बच्चों पर हमें भरोसा है भाई बीलो के बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं ताकि वो सीलो में आ जाएँ,
सिविल लॉ वाला को बहुत अच्छा पढ़ाएं ताकि वो ऑडिट में आए। तो जिधर लालच है वहाँ सवा घंटे की क्लास है, और जिधर लालच नहीं है 2 घंटे की मेरी क्लास है, 1.5 घंटे की सर उसामा की क्लास है। तो एक बात तय है कि ये लालच के लिए नहीं है, ये सर्विस के लिए है। आपने ऑडिट जब तोड़ के पढ़ा ना, तो 2.5 महीने बाद जब मैं आपसे कहता था कि याद करें हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में ही पढ़ा था, तो अक्सर लोग एक दूसरे को देख रहे होते थे कि शायद साथ वाले को याद आ रहा होगा, पता नहीं सर क्या बातें कर रहे हैं। जब आप 11 दिन में पूरा साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो अब जो ऑडिट समझ आएगा वो पूरा सेशन नहीं आया होगा। अब आप बड़े कम टाइम में उसके पूरे साइकिल को, उसके शुरू के प्रोसीजर, दरमियान के प्रोसीजर, एंड के प्रोसीजर, उनको आपस में कनेक्ट कर सकेंगे। और जब सवाल इस तरह के आते हैं ना जो एक से ज़्यादा चैप्टर से आंसरेबल होते हैं, तो अब आपके लिए ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस टाइम पे मेरे नज़दीक क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी वर्थ ये है कि ऑडिट फास्टेस्ट तैयार होगा, और नंबर 2 ऑडिट अब ट्रू सेंस में समझ आ जाएगा, और नंबर 3 आपके पास स्टिल 1 महीने से बड़ा टाइम होगा अपनी रिवीजन करने के लिए। तो कोशिश ये की है कि इसको इतना लेट आवर्स में रखें कि कम से कम ही सब्जेक्ट्स के साथ इसका क्लैश आए। बट अगेन हम 100% क्लैश फ्री तो बहरहाल नहीं कर सकते, तो इसका सम हो कहीं ना कहीं MFA के 2-3 दिन से क्लैश आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, एक परवेसिव और मटेरियल में परवेसिव जो है वो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम क्लास कर लेते हैं। बच्चे उस दिन की क्लास को रिकॉर्डेड में लाना चाहें तो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। तो क्या ये गेम प्लान समझ आया? अब आपको चैप्टर्स भी समझ आएंगे, अब आपको पास पेपर एनालिसिस भी बहुत अच्छा समझ आएगा, जो डे 1 पे उतना अच्छा नहीं समझ आया होता। तैयार हैं? हमारे ओरिएंटेशन में शामिल किया है, मेन इश्यूज ऑडिट के साथ उस पर डिस्कशन करेंगे, सिलेबस आउटलाइन को देखेंगे, पास पेपर एनालिसिस को देखेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको हल्का सा आइडिया भी दूंगा, लेकिन सबसे आखिरी लेक्चर में हमने कहा कि लास्ट डे डिस्कशन, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि पेपर में कितनी तरह के सवाल किस किस पैटर्न से किस किस तरतीब से आ रहे हैं, हम उसे देखेंगे। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट वीक हमारी वेव 2 आएगी, जिसमें सर उसामा वहीद 3 स्पेशल सेशंस रखेंगे, 3 पूरे ICAP के पेपर फुल डे के सेशन में डिस्कस होंगे, और उसकी प्लानिंग आपको सिखा रहे होंगे इंशाल्लाह। वो वेव 2 है, उसको इसमें मिक्स कर देते तो ये बेचारी बहुत ही भारी वेव हो जाती। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच जो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। किताब क्या फॉलो करनी है, मेरे ख्याल में अब ये इतना डिबेटेबल इशू है ही नहीं। पहले सवाल की तरफ आते हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ क्या इश्यूज़ हैं। मैंने उस दिन भी सवाल पूछा था, मैं आज भी सवाल पूछूंगा, क्या हैं इश्यूज़ ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ? हाँ जी सर, हम इसे सीलो की तरह बिलो की तरह ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा इशू है कि हम इसको सीलो बीलो की तरह रट्टा मारने की कोशिश कर लेते हैं और उस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। 1-3 जज़ाकल्लाह, ये उस तरह से नहीं है। और पास पेपर का एनालिसिस हमें नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरह से है। क्या इश्यूज़ हैं ऑडिट के साथ? ड्राफ्टिंग बहुत बड़ा इशू, राइटिंग प्रैक्टिस, और न्यूमेरिकल अगर कभी कभार आ जाए कोई अजीब से अचानक से, तो उसको किस तरह से देखा जाए? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के साथ क्लैश, क्योंकि इसके आसपास जो FR2 भी फिर रहा है, MFA भी है, और न्यूमेरिकल और थ्योरी की जंग में हमेशा न्यूमेरिकल जीत जाता है। लेकिन अब ऑडिट इतना मैच्योर पेपर है, इसके साथ वो सलूक नहीं कर सकते जो FR1 की वजह से बीलो के साथ होता था, या FR2 या CMA की वजह से सीलो के साथ होता था। ये अपने अंदर एक भारी पेपर है, तो इधर हम बीलो सीलो वाला मजाक तो कर ही नहीं सकते। और इतना पढ़ते रहते हैं, जितना पढ़ते जाते हैं पीछे से भूलता जाता है। सिलेबस बड़ा है, आप वो कवर कर रहे होते हैं, और ऊपर से चूँकि हमने 4-5 महीने पे स्प्रेड किया हुआ होता है, तो ये बड़ा नेचुरल है। यहाँ ये एटलीस्ट फ़ायदा है कि हम 2 हफ्ते में पूरे साइकिल को कवर कर रहे होंगे। लिंक नहीं कर पाते। और क्या इश्यूज़ हैं पीछे से? कोई चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। क्या है पीछे? बीलो और सीलो से डिफरेंट है, अटेम्प्ट करने का तरीका फ़र्क है। बीलो सीलो में टोटका पता लग जाता था, इस तरह का सवाल ही हमेशा से सॉल्व होगा। यहाँ पता लगता है हर टॉपिक का एक अलग तरीके से सवाल सॉल्व होता है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें ड्राफ्टिंग की बड़ी ज़रूरत है कि हर तरह के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, और उसमें से मैक्सिमम नंबर लेने के लिए क्या करना है। फॉर दैट पर्पज़ हमने इसके साथ एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग भी रखी हुई है, और 2 घंटे की मेरी क्लास है, 1.5 घंटे की वो है, और उसके सुपर स्पेशल सेशन डालें, तो बाय द एंड ऑफ सेशन तकरीबन जितना देर हमने कॉन्सेप्ट पे लगाई होगी, तकरीबन उतनी देर ड्राफ्टिंग पे लगाई होगी, और एंड पे जब वो 3 पेपर ऐड कर देंगे तो हो सकता है हमने ड्राफ्टिंग पे ज़्यादा टाइम लगाया होगा और कॉन्सेप्ट पे कम टाइम लगाया होगा। और मसला रिक्वायरमेंट सवाल की समटाइम समझ नहीं आती।
गलत आइडेंटिफिकेशन करते हैं ISS की। गलत आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं ISS की। वर्ड मुश्किल होते हैं। कुछ टिपिकल वर्ड्स मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आ पाते। तो मल्टीपल टॉपिक्स जब एक क्वेश्चन में आता है मल्टीपल टॉपिक जब एक सवाल में आते हैं तो चीज़ें मुश्किल में आ जाती हैं। और दाखिले से पहले डर बैठ जाता है जी, पर सब्जेक्ट शुरू करने से पहले डर होता है पेट में। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले डर होता है। ऑडिट को ना मैं अक्सर कहता हूँ कि बेचारा मजलूम पेपर है, मुश्किल नहीं है, मजलूम पेपर है। ये इतना खौफनाक नहीं था जितना इसका खौफ बिठा दिया गया दिमाग में। ऑडिट शुरू करने से पहले ना रूममेट कहता हो ऑडिट पढ़ने लगे हो, ऑडिट देख लो तुम, मतलब बावजू हो इस वक्त ऑडिट शुरू करने लगे हो तुमने एक दफ़ा को 100 रकत नफल मान के अल्लाह से दुआ की है कि मुझे इतना हौसला दे दें या अल्लाह कि मैं ऑडिट को वो कर सकूं। फ़र्ज़ करें आपके यहाँ मैं बड़ा पुरज़म हूँ, अच्छा अब तुम अगला 1-1.5 साल देने के लिए तैयार हो ना, ऑडिट तो होता ही साल में क्लियर है। तो ऐसी ऐसी मिथ्स बनाई हुई हैं, ऐसा ऐसा को परेशानी बनाई हुई है कि ऑडिट मुश्किल है, मुश्किल लगना चाहिए। और कई दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि वो अपने किसी रूममेट को बता बैठे कि मुझे ऑडिट समझ आ रहा है, तो वो कहता है पागल हो गए हो, आ सकता ही नहीं समझ, क्या बात कर रहे हो, ये तो मुश्किल पेपर है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये मजलूम पेपर है। इसका ड्रावा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें ड्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा है और ड्राफ्टिंग के लिए स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। बीलो सीलो में ना टीचर की मेहनत से भी काम चल जाता है, लेकिन ऑडिट में टीचर से साथ साथ स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ती है। वो वाली साइड स्टूडेंट की थोड़ी सी वीक होती है, टीचर वाली साइड पे वो अच्छी मेहनत करवा लेते हैं टीचर से। तो ये मिस्टर किताब से पूछते हैं। अंडरस्टैंडिंग किसी ने नहीं बताया, और जब सबसे पहले पूछ रहा था तो भी किसी ने नहीं बताया। तो मिस्टर कंप्यूटर का ये क्यों मानना है कि अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। एक पॉइंट आया हम चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते, एक पॉइंट आया हमें सवाल समझ नहीं आता, एक पॉइंट ये आया जब मल्टीपल जगह से आंसर हो रहा हो तो पता नहीं लगता। इन सब के पीछे एक छुपी हुई चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ये ऑडिट का वो सच है जिसको हम नहीं देखना चाह रहे। हर बंदे को लगता है कि उसे ऑडिट समझ आता है, उसको ऑडिट उतना समझ आता है कि वो पेपर के हिसाब से तैयार करके बैठा होता है, लेकिन समटाइम उसने ऑडिट की रूह को सही से नहीं पिक किया होता। तो अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपने किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना मुझे तो सब आ गया है, कहीं ना कहीं हमेशा थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रहता होता है। अगर आपने एक दफ़ा सब्जेक्ट पूरा पढ़ा है तो आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अब आप ज़्यादा सिंक हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से ऑडिट को लेके चल सकेंगे। रिटेंशन, माइंड मैप्स। यहाँ रिटेंशन और माइंड मैपिंग बड़ी ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक के साथ कौन सा टॉपिक जुड़ेगा, रिपोर्ट कितनी तरह की है, उस तरह की रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी तरह की ओपिनियन दी जा सकती है, फलाना चीज़ किस तरह से है। सब्सीक्वेंट इवेंट में अगर इस डेट से पीछे मसला आ गया तो क्या करना, उस डेट के बाद मसला आ गया तो क्या होगा, सबसे आखिरी डेट के बाद मसला आ गया तो क्या होगा, शुरू में ऑडिटर ने क्लाइंट से क्या चीज़ मांगनी है, एंड पे क्या चीज़ मांगनी है। तो यहाँ पे रिटेंशन सिर्फ रट्टे वाली नहीं है, लॉजिकल रिटेंशन है। बीलो सीलो की तरह रट्टा नहीं मारना, लेकिन मैप दिमाग में बिठाना है, पूरा प्रोसेस दिमाग में बिठाना है। यहाँ सेल्स के सिस्टम को रट्टा नहीं मारना, सेल्स का प्रोसेस दिमाग में फ्लो चार्ट बिठाना है, उसकी तरतीब बिठानी है कि क्या है और किस तरह से। तो यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करने वाला रट्टा है। और अंडरस्टैंडिंग का भी दिमाग से ताल्लुक था। ICAP के सवाल है, सारा तैयार करने के बाद जब ICAP के सवालों को देखते हैं तो वो बड़े भयानक किस्म के होते हैं, आधे सफ़े पे आए हुए होते हैं, अजीब से होते हैं। अचानक से एक सवाल में टेबल बना हुआ होता है, उसमें न्यूमेरिकल डला हुआ होता है, तो कहते हैं ये ऑडिट में कहाँ से आ गया। तो पेपर में जाएं तो अचानक से कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं, ICAP के सवाल को देख के परेशान हो जाते हैं। राइटिंग इशू, लिखना नहीं आ रहा होता। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, प्रॉब्लम ये है कि हम हर चैप्टर को रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, बाद में पता लगता है नहीं यहाँ तो लॉजिकल करना था। फिर हर चैप्टर को लॉजिकली समझना शुरू कर देते हैं, बाद में पता लगता है नहीं यहाँ तो मारना ही रट्टा था। तो इसको भी आज इस मैप को भी समझना है। देन ऑडिट के सबसे बड़े विलन कॉस्ट, MFA और R2। नॉर्मली ऑडिट जिन पेपर्स के साथ उठाया जाता है उसमें R2 और MFA ज़्यादा और कभी कभार कॉस्ट। तो ऑडिट के इर्द गिर्द जो है ना वो भेड़िए थोड़े ज़्यादा है। अगर मैं एक टिपिकल स्टूडेंट की एग्जांपल लूँ तो एक टिपिकल स्टूडेंट FR1 के साथ बीला जोड़ रहा होता है, टैक्स जोड़ रहा होता है, और आइडियली वो कॉस्ट FR2 के साथ कंपनी लॉ जोड़ता है और एंड पे ऑडिट MFA उठाता है।
ये है आइडियल प्लान। इसमें आती हैं रुकावटें, परेशानियाँ, घबराहटें। तो अल्टीमेटली होता ये है कि ऑडिट के आसपास न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाते हैं। बेवफा सब्जेक्ट है ना, तैयार कर भी लो तो नहीं पास होते। और थ्योरी बुला रही होती है अपनी तरफ, आ जाओ थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा तैयार कर लो, मैंने पास हो जाना है। आप कहते नहीं, ई रॉन्ग नंबर है, इधर नहीं आना, हमने न्यूमेरिकल तैयार करते रहना है। तो ऑडिट से जो नफरत करता है, जो ऑडिट को पसंद नहीं करता, ऑडिट उसे पसंद नहीं करता। साल उसी का लगता है जिसने ऑडिट को उतना ही टाइम दिया होता है कि जो साल में ही पूरा हो। जिसने ऑडिट को इतना टाइम दिया होता है ना कि 6 महीने में जितना पढ़ना चाहिए, उसका फिर 6 महीने में हो भी जाता है। तो ऑडिट 6 महीने में करना है या साल में करना है, आपने डिसाइड करना है। तो ये कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं ऑडिट के साथ। अब यहाँ पे 1-3 हमें करना पड़ेगा, ये मामला संगीन होता जा रहा है। सिलेबस आउटलाइन को अगर हम देखें तो आईकेएप ने हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ग्रेड ए ऑडिटर के बेसिक्स के बारे में आईकेएप ये कहता है कि 15% से 25% तक हम यहाँ से पूछेंगे, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, 1, 2 और 13। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 13 की जो क्यूमुलेटिव वेटेज आईकेएप ने क्या बताई है, 15% से 20%। मैंने क्या किया, उसको मजीद तोड़ के चैप्टर 1 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन, अदर एरियाज। चैप्टर 2 के 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 220 और अदर एरियाज, और 13 अकेला यहाँ पे बना दिया है। तो रिसेंट अटैम्प्ट में 25, 17, 20, 19, 18, 20, 17, 23, यानी अगर मैं औसत निकालने की कोशिश करूँ तो 20% के आसपास तो यहाँ है। 15 से 25% इन्होंने बोला और 20-21% के आसपास पूछ लिया, और इस रिसेंट पेपर में तो 25 ही पूछ लिया। फिर एक सेकंड ग्रेड आती है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का सिर्फ एक टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन। और शायद एक आध एडिशन के बाद आईकेएप ये वाला स्टैंडर्ड उठा के चैप्टर 3 में ही डाल रहा है। तो चैप्टर 3 के साथ डॉक्यूमेंटेशन को वो जोड़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि इसकी वेटेज होगी 15 से 20%, औसतन 16%। पिछली कुछ अटैम्प्ट्स में देखें 20, 20, 19, 20, 20, 11, 15, 15, 27, कम ज़्यादा, लेकिन अगर पिछली 5 अटैम्प्ट्स को देखें तो 20 तकरीबन वो पूछ रहे हैं चैप्टर से, और कभी नंबर कम पड़ जाए तो वो थोड़ा बहुत 230 का सहारा ले लेते हैं। फिर इस पोर्शन की तरफ नहीं आते, सबसे एंड की तरफ आते हैं। ये रिपोर्टिंग की ग्रेड कहलाती है, जिसके नंबर हैं 10% से 15%। ऑन एवरेज वो इतने का ही पूछ रहे हैं। जो वेटेड एवरेज निकली है इतनी सारी अटैम्प्ट्स की, वो 13% है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कभी इतने मूड में आ गया कि 24 पूछ लिया, कभी ऐसे हो गया कि 10 नंबर का पूछ लिया। देन जो बच गया वो यहाँ, जैसे चैप्टर 14 में रिपोर्ट्स का एरिया यहाँ है और चैप्टर 14 का बकाया एरिया यहाँ है, तो ये कचरा है, ये इसमें उड़ा पूरा सारे डाले हुए हैं। जो बच गया वो सारा इधर डाल दिया, और उसकी एक बड़ी वेटेज खुद ही से बता दी, 45 से 55%। तो हाफ ऑफ द जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा एरियाज़ में से है, और बाकी अगर हम देखें तो सिलेक्टेड चैप्टर्स की गेम ज़्यादा चल रही है। 1, 2, 13, 14, 3, ये और ये ग्रेड 1, 2, 3, 13 और 14, तो 5 चैप्टरों में हाफ से ज़्यादा ग्रेड कवर हो गई, और बकाया 10 चैप्टरों में बाकी सारी ग्रेड्स। अगर हम 15 को चैप्टर काउंट कर लें धक्के से, जिसका आपको नज़र ही आ रहा है मामला आईकेएप की तरफ से, और जिन्होंने चैप्टर 15 किया वो अंदाज़ा है कि ऑडिट समझने के बाद 15 कुछ भी नहीं रह जाता। जब इस तरह का एनालिसिस करते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि ज़रा थोड़ा सा इसको सॉर्ट करें, थोड़ा सा देखिए। सर ने तो 3-3 जगह पे चैप्टर इकट्ठा कर दिया, हम इसको जोड़ के ज़रा बनाने की कोशिश करें। तो अगर हम जोड़ के बनाएं तो सुपर इम्पॉर्टेंट 6 चैप्टर सामने आ जाते हैं। 68% ऑफ द पेपर 6 चैप्टर्स में से औसतन आ रहा है। ये औसत है, कम ज़्यादा हो सकता है। 67 तो 58 तो 79, 72, 78, 65, 80, काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन मरे से मरा कहाँ तक गया। यानी अगर मैं पिछली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अटैम्प्ट्स की बात करूं तो सबसे हल्का कितने नंबर का आया, 58, 6 चैप्टर्स में से। और ज़ाहिर है हम हमेशा रीसेंट ट्रेंड को ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑल्दो मैंने तो ट्रेंड जब से नई स्कीम आई थी, वो 2013 की जब नई स्कीम आई थी, तब से लेकर अब तक का सारा ट्रेंड है आपके पास।
तो इसकी सॉफ्ट कॉपी जब आपको मिले तो आप इसमें कैंची लगा के आप अपने तौर पे परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, कम उस पे लास्ट 10 अटैम्प्ट की निकाल सकते हैं, लास्ट 6 अटैम्प्ट की वेटेज निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ 3 इंडिविजुअल टॉपिक्स आते हैं। चैप्टर 9 पूरा नहीं, उसमें से सिर्फ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, चैप्टर 1 में से सिर्फ कंपनीज एक्ट और चैप्टर 2 में से सिर्फ 210। अगर हम इसको देखें तो इसकी वेटेज औसतन बन रही है 13%। तो अगर मैं इन दो को जोड़ूं कितना बना? 81%। 6 चैप्टर और 3 टॉपिक, 81% ऑफ द पेपर। तो फिर हैरान मत होइएगा जब मैं आखिरी दिन आपको कहूँगा कि पेपर में टिपिकली 9 सवाल होते हैं जिनमें से टिपिकली 7 ये वाले होते हैं। तो ये नहीं कहना कि ये भविष्यवाणी किस तरह से कर दी, और फिर पेपर में जाके आप कहेंगे वाह सर ने तो बिल्कुल सही कहा था। ना सी लॉ का एग्जामिनर इतना प्रेडिक्टेबल है, ना बी लॉ का एग्जामिनर इतना प्रेडिक्टेबल है जितना ऑडिट का एग्जामिनर प्रेडिक्टेबल है। उसने कोड ऑफ एथिक्स का हमेशा एक सवाल देना है, उसने हमेशा रिपोर्ट का एक सवाल देना है, उसने या रिस्क असेसमेंट या फ्रॉड या दोनों में से सवाल देना है, उसने 560 580 में से किसी एक को हाथ लगा देना है, उसने सैम्पलिंग या एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में से किसी एक से सवाल बना देना है। यानी कहीं ना कहीं आप पेपर में जाने से पहले आपको पता होता है कि ये 7 एक सवाल तो ऐसे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनमें से तो आएगा ही। तो 9 में से अगर 7 सवाल आपको पहले से ही एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है ये इतना मुश्किल एग्जामिनर नहीं है जितना मुश्किल बी लॉ का एग्जामिनर था कि चैप्टर 4 बहुत अच्छा तैयार करके गए, पेपर में सवाल ही नहीं आया। यहाँ चैप्टर 13 तैयार करके जाए और पेपर में सवाल ना आए, ये चीज़ नियर टू इम्पॉसिबल है। अब देखिए कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें कहीं ज़ीरो नहीं है। पहले 3 ब्लॉक्स देख रहे हैं, कहीं खाली जगह नहीं है, यानी इतनी अटेम्प्ट से वो हमेशा पूछते आ रहे हैं। जिनकी वेटेज कितनी है? कितना बना? 47 तकरीबन आधा होता है। तो हाफ ऑफ द पेपर हमेशा प्रेडिक्टेबल है और आ रहा है। पिछली इतनी अटेम्प्टों से वही टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करेंगे। जब हम लास्ट डे पे आएंगे तो हम इसको टॉपिक वाइज ब्रेक करेंगे, फिर आवर्स वाइज ब्रेक करेंगे कि हमें पहले घंटे में कौन से सवाल करने चाहिए, दूसरे घंटे में कौन कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से ऐसे लॉजिकल सवाल हैं जो शुरू में करने से ज़्यादा फ़ायदा है, कौन से ऐसे लॉजिकल सवाल हैं जिनको लाजमी एंड की तरफ फेंक देना चाहिए, कौन से मिड ऑफ द पेपर में करने चाहिए। लेकिन ये बातें आखिरी दिन की हैं। आखिरी दिन ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं कब की बात हो रही है, अगले सैटरडे की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ एज नियर। अगले सैटरडे जब आप 80-90% तैयारी करके बैठे हुए होंगे। इतनी बरकत होती है 11 दिनों में अगर आप सही से फोकस करें। क्या ये एनालिसिस समझ आया? उसके बाद अदर एरियाज़, और जैसे ही जहन में आया कि आपने ये देखने के बाद आपने इसको यहाँ से कट लगाना है और कहना है नीचे वाले मैंने नहीं करने, ऊपर वाले तैयार करने हैं, तो यहाँ कैवियट्स दिए हुए हैं। दिस एनालिसिस ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड इन ICAP एग्जाम, नो डिसीजन ऑफ सिलेक्टिव स्टडी शुड बी टेकन ओनली अपॉन दिस एनालिसिस। कॉलेज किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और किसी भी बच्चे ने अगर इस किस्म का कोई भी फैसला किया तो वो अपने लिए खुद जिम्मेदार है। हमारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सिर्फ ये फोकस के लिए बताया कि किनको ज़्यादा फोकस और किनको थोड़ा सा कम फोकस। ऐसे में अगर हम ISAs वाइज ब्रेकअप बनाने की कोशिश करें तो तकरीबन इस तरह से बनता है। सर उसामा ने बड़े मेहनत से ये बनाया, तो वो कहते हैं ये आपने ज़रूर सिलेबस के साथ दिखाया करना है। तो वो पीछे वाली सिलेबस वाली बातें हैं, लेकिन इसमें ISAs, ये वाले पोर्शन में कौन से ISAs हैं रेलेवेंट, इस पोर्शन में कौन से ISAs हैं, इस पोर्शन में कौन से ISAs हैं, इस पोर्शन में कौन से ISAs हैं। तो अगर हम ISAs और टॉपिक वाइज देखें तो इस तरह से करके हमारी 4 ग्रेड्स बन जाती हैं। बुक्स कौन सी फॉलो करें, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आप आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो फिर आप 3 महीने बाद फेसबुक पे ज़रूर लिख रहे होंगे कि मैंने बुक कौन सी फॉलो करनी है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हों तो आप उसकी बुक को फॉलो करें। मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और उसकी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा उनको किताब बदलने का, बदलनी चाहिए भी नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं किताब बदलनी चाहिए। हर टीचर ने अपनी किताब अपने पैटर्न से लिखी होती है, अपने तरीके से लिखी होती है, उसने कंप्लीटनेस इंश्योर की हुई होती है, उसने कोशिश किया होता है। मिजाज का फ़र्क हो सकता है, तरतीब का फ़र्क हो सकता है, लेकिन
वही वाली बात है कि आप इस टाइम पे अगर किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और किसी और टीचर की किताब फॉलो कर रहे हैं तो आपने नहीं किताब बदलनी। सिर्फ एक दिक्कत होगी कि हम आईकेप की तरतीब के हिसाब से हमने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो जब हम टॉपिक पढ़ें तो आपने सिर्फ एक दफ़ा घर जाके अपनी किताब में उसको आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना है। तो वो टीचर जिनकी किताब आईकेप के पैटर्न से डिफरेंट पैटर्न होती है, तो उन्होंने कुछ वर्किंग्स बना के स्टूडेंट्स को दी होती हैं कि अगर आपने देखना हो कि आईकेप की किताब में ये कहाँ है, तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि मेरे चैप्टर 4 को आपने आईकेप के चैप्टर 13 में देखना है, मेरे चैप्टर फलाना को। तो आप उस तरह का मैप आइडेंटिफाई करके उन टॉपिक्स को अपनी ही किताब जिससे आप पढ़ते आ रहे हैं उधर उसको ट्रेस करते रहना है। मैं अपनी किताब की सॉफ्ट कॉपी यहाँ गूगल ड्राइव में साथ शेयर कर दूंगा, वो सबके लिए एक्सेसिबल होगी, लेकिन जो पहले किसी किताब से पढ़ता आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किताब नहीं बदलनी, नहीं तो आप बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। एक पैटर्न का अगर आप अगर आप कहें सर मैंने अभी तो पढ़ाई 10% था, अगर तो आप इतना 20% के अंदर अंदर चल रहे हैं तो फिर बेशक किताब बदल लें। लेकिन अगर आप एक किताब पे इससे पहले पढ़ते रहे हैं, या आप अगर पोस्ट रिजल्ट में या आप रिपीट कर रहे हैं और आप एक चीज़ पे निशान लगाए हुए हैं, सारा कुछ है, तो जस्ट फॉर द चेंज ऑफ टेस्ट किताब नहीं बदलनी। क्योंकि होता ये है कि ऑडिट में बड़े अरसे से या किसी भी सब्जेक्ट में बड़े अरसे से नज़र आता है कि एक स्टूडेंट रह जाता है तो साथ वाला कहता हो यार तुम किताब गलत फॉलो कर रहे थे, किताब बदल लो। किताब बदलता है फिर रह जाता है, तो कहता टीचर बदलता हूँ, टीचर बदलता है फिर रह जाता है। तो फिर किसी दिन सोचता है कि काम करता हूँ, अप्रोच बदलता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो किताब बदलने और टीचर बदलने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अप्रोच बदल ली जाए। ज़ाहिर है अगर एक टीचर है, कंपिटेंट टीचर है, वो पढ़ा रहा है और बड़े अरसे से पढ़ा रहा है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा होगा। और ऑडिट में तो ये परेशानी नहीं होती कि हम सही जगह हैं, यानी गिनती के पूरे पाकिस्तान में 2 या 3 नाम होते हैं। अगर हम फेसबुक पे ना जाएँ, फेसबुक पे तो कोई टीचर अभी शुरू भी करने के बारे में सोच रहा है ऑडिट का, तो वो भी 250 वोट लेके बैठा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तो वोटिंग और तरह से हो रही होती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में वो करें तो गिनती के 2-3 लोग ही होते हैं। तो अगर आप उन 2-3 में से किसी एक के पास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही जगह पे हैं, रादर देन के बार बार ये सोचते रहें कि जी एक दफ़ा आसिफ साहब के साथ एक सेटिंग हो रही थी, तो वो कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है। मैंने कहा क्या? कहते हैं सेशन के एंड पे कुछ बच्चे आके कहते हैं सर वो आपसे पढ़ रहा था, मेरा पेपर रह गया है, तो मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई अप्रोच का मसला है। वो कहते हैं भाई अगर अपने टीचर बदल के वो करना है तो टीचर बदल के देख लो। मैं कहा जी 100% मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। यानी हम दोनों बैठ के वो कर रहे थे कि मेरे बच्चे उनके पास, उनके बच्चे मेरे पास, टीचर बदल के ज़रा माहौल बदल के देखते हैं। और फिर उसके बाद जब दोबारा रह जाते हैं फिर आगे कहते हैं सर अब क्या करें, तो हम कहते हैं पढ़ना शुरू कर दो। तो यानी ये बड़ा टिपिकल वो है। एक टाइम था, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऑडिट में, एक टाइम में ये होता था कि वो 2-3 टीचर्स होते थे, तीसरे टीचर होते थे जाफ़र साहब पैक से, बड़े सीनियर टीचर हैं, मेरे अपने टीचर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर। तो बच्चे 3 टीचर्स के पास गोल गोल घूमते रहते थे। ऑडिट पास होता ही नहीं था, उस वक्त 65 बच्चे ऑडिट में पास होते थे, 70 बच्चे पास होते थे पूरे पाकिस्तान में। तो बच्चे बार बार बस टीचर ही बदलते रहते थे। तो समटाइम ये अच्छा तजर्बा नहीं होता कि आप बार बार टीचर बदलो। आप अगर रह गए हैं तो आप अगली दफ़ा उसी टीचर, उसी की किताब, उसी की गाइडेंस को करके अब थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। क्योंकि आप ही की क्लास में 70% बच्चे पास भी हुए होते हैं, तो 30% रह भी गए होते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे अच्छी तसल्ली मिलती है लेबल लगा के, शायद मैंने गलत टीचर या गलत किताब या गलत इदारे से पढ़ लिया था। उसी गलत इदारे, उसी गलत टीचर, उसी गलत किताब के साथ लोग पास भी कर रहे होते हैं। तो अप्रोच बदलनी सबसे पहला स्टेप है, टीचर या किताब बदलना बाद का स्टेप है। अगर आप किताब के साथ चल रहे हैं किसी, तो किताब नहीं बदलनी, इस टाइम पे आपने किताब नहीं बदलनी, किसी ने भी नहीं, ना किसी और टीचर्स वाले बच्चे ने मेरी किताब या मेरे स्टूडेंट ने किसी और की किताब। इस टाइम पे ये तजर्बा करने का वक्त ही नहीं है। जो है उससे सैकड़ों लोग पास हो रहे हैं, तो बस सिर्फ इसका मतलब है कि इरादा बनाने की और हिम्मत करने की ज़रूरत है कि आपने करना है। डन। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, ये मैप अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ऑडिट में नॉलेज बेस यानी कि सीधे सीधे सवाल ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, प्योर लॉजिकल कहाँ से आ रहे हैं और मिक्सिंग कहाँ से आ रही है। 3 कॉलम है। ये प्योर नॉलेज बेस का कॉलम है, ये प्योर एप्लीकेशन बेस्ड का कॉलम है और ये मिक्स है। ठीक। सबसे लेफ्ट पे आईकेप के चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 15। चूँकि मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे मेरे सामने कुछ ऐसे ऑडियंस भी होंगे जिनको ये चैप्टर नंबर 7 एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा ताकि आप अपनी किसी और किताब के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लें। 1 से 15 तक 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 1 से 15 त
अब ऐसे में ये खौफ है कि ऑडिट में तो लॉजिकल सवालों की बड़ी भरमार होती है। प्योरली लॉजिकल सवाल हर दफ़ा जिन एरियाज से आते हैं वो 4 ही हैं: रिस्क असेसमेंट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, 705(6) और कंपनी लॉ। इन 2 से सवाल आए या ना आए, लेकिन इन 2 से सवाल आ रहा होता है। ये 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सवाल आता है, तो मेजॉरिटी 90%, 95% ऑफ द टाइम उसने लॉजिकल सवाल होना होता है। ये वो एरियाज हैं जहाँ से सवाल आता है, तो तकरीबन 90% ऑफ द टाइम वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैं 90% इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है चैप्टर 5 में एक छोटा सा लॉजिकल सवाल देख के आप कहें ओहो। मैं लॉजिकल उसे कह रहा हूँ जिसको लिखने के लिए ख़ास तरीका चाहिए, एक अप्रोच चाहिए कि इस तरह से ये स्टेप्स, वो स्टेप्स, इस तरह से करके ये मिक्स है। इसका मतलब ये वो टॉपिक है जहाँ से सीधा सवाल भी आ सकता है और लॉजिकल सवाल भी आ सकता है। यानी एक ही पार्ट के अंदर लॉजिक और रट्टे की मिक्सिंग नहीं होगी। हो सकता है एक पार्ट लॉजिकल हो, एक पार्ट रट्टे वाला। भाई फ्रॉड के अंदर हो सकता है एक पार्ट पूछे कि बताओ फ्रॉड लग रहा है या नहीं, और दूसरा पार्ट पूछे बताओ कौन से प्रोसीजर होते हैं फ्रॉड के। चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट चैप्टर सिवाय यूनिट 3 के, यूनिट 3 जिसमें कंपनी लॉ वाली बातें हैं। जिनको चैप्टर 1 का नहीं आइडिया, ऑडिट के बेसिक्स दिए हुए हैं इसमें। ऑडिटर कौन होता है, आईफैक ISB क्या होती है, इसके अंदर कितनी तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, अश्योरेंस और ऑडिट में क्या फ़र्क है, ऑडिट के फ़ायदे लिमिटेशंस क्या हैं। ये पहला चैप्टर है। इसी चैप्टर के अंदर कंपनी लॉ का पोर्शन है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल और क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का। तो मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सारा चैप्टर सिवाय यूनिट 3 के नॉलेज बेस्ड है, जहाँ आपकी याददाश्त का इम्तिहान थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कंपनी लॉ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब सवाल आता है तो वो एक टफ ट्रिकी सिनेरियो होता है। चैप्टर 2 की बात करें तो कंप्लीट चैप्टर से सवाल ही सीधे सीधे रट्टे वाले आते हैं। आप चैप्टर 2 को खोल के उसके पास पेपर देखेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ तो सिर्फ रट्टा पूछा जा रहा है। चैप्टर 3 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यूनिट 1 प्लानिंग और यूनिट 5 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल आता है। यूनिट 1 प्लानिंग से समटाइम वो पूछ लेते हैं स्ट्रेटेजी और उसमें फ़र्क बताओ, उसमें फ़र्क बताओ, वो वाले स्टेप्स बता दो। और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में वो आपको वहाँ उसमें एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल एक सिचुएशन ही दे देते हैं जिसमें आपने उस टेबल की मदद से फोकस एरियाज बताने होते हैं। तो वो उस तरह का लॉजिकल सवाल नहीं होता, वो उस टेबल बेस्ड सवाल होता है। तो यूनिट 1 प्लानिंग यानी कि ISA 300 और यूनिट 5 नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के अंदर जो ऑडिट के मसले हैं ये नॉलेज बेस। यूनिट 2 और 3 ये रिस्क असेसमेंट है। जो रिस्क असेसमेंट क्या है और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वगैरह क्या हैं, यहाँ से ज़्यादातर लॉजिकल सवाल है। और जब फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड मिक्स है, या तो पूरा रट्टे वाला सवाल आएगा या पूरा लॉजिकल, या एक पार्ट लॉजिकल होगा एक पार्ट रट्टे वाला होगा। चैप्टर 4 की बात करें तो सिवाय सैम्पलिंग के यूनिट के पूरा चैप्टर, यानी कि इसके अंदर ISA 500 ऑडिट एविडेंस वाला है और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि ISA 230 है। इन 2 से तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल एक्सपेक्ट करें। जो तीसरा सैम्पलिंग है 530, सैम्पलिंग में ICAP का मूड होता है कभी रट्टे वाला सवाल, कभी लॉजिकल, या वही वाली बात एक पार्ट रट्टे वाला एक पार्ट लॉजिकल। लेकिन ये उतना लॉजिकल सवाल नहीं है जिनको हमें कोई ख़ास पैटर्न चाहिए आंसर करते हुए। ये वाले ऐसे हैं जिनका हमें पैटर्न चाहिए आंसर करते हुए। चैप्टर 5 की बात करें तो आई वुड ग्रेड कंप्लीट चैप्टर इन नॉलेज बेस्ड। चैप्टर 5 है इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर ज़्यादातर वो क्रैमिंग बेस पूछ रहे होते हैं। बहुत ही कभी कभार वो एक सिचुएशन देके हल्का फुल्का आपसे उसके ऊपर तबसरा करवा लेते हैं, बट इसको 80-90% में क्रैमिंग बेस काउंट कर सकता हूँ। 6 कंप्लीट चैप्टर वहाँ है, या प्योर रट्टे वाला सवाल आ जाता है या प्योर लॉजिकल सवाल आ जाता है। अगर इसके सवाल आपने देखे हैं तो तकरीबन हाफ ऑफ द सवाल सीधे सीधे रट्टे वाले हैं और हाफ ऑफ द सवाल लॉजिकल। चैप्टर 6 है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चैप्टर 7 जहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर सिवाय रेशियोज के नॉलेज बेस में काउंट करूँगा। और जो रेशियो एनालिसिस का पोर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर ISA 520 के अंदर जो क्लासीफाई होता है वो मिक्स है। वहाँ से सीधा सवाल भी आ सकता है और लॉजिकल सवाल भी आ सकता है, मूड पे डिपेंड करता है। कोई 5-6 आइटम बाद अचानक से मूड में आता है और वहाँ से टेढ़ा सवाल पूछ लेते हैं। चैप्टर 8 कंप्लीट चैप्टर नॉलेज बेस्ड है। चैप्टर 9 सिवाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन के नॉलेज बेस्ड। और जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करें तो वो मिक्स है, कभी रट्टे वाला सवाल कभी लॉजिकल सवाल। चैप्टर 10 कंप्लीट इधर है, चैप्टर 11 कंप्लीट इधर है, चैप्टर 12 कंप्लीट इधर है। चैप्टर 13 को फिर हम 200 में डिवाइड करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ऑडिटर के शुरू वाले 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं नॉलेज बेस्ड। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज जिसमें थ्रेट सेफगार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन है, वहाँ से हमेशा लॉजिकल सवाल।
जिनको परेशानी होगी कि ये चैप्टर्स कौन से गुजरे हैं, चैप्टर 8 में नॉन करंट एसेट्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर हैं, चैप्टर 9 में करंट एसेट्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर हैं, चैप्टर 10 में उसके अलावा जितने भी एरियाज बनते हैं उसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, चैप्टर 11 में ISA 550 रिलेटेड पार्टीज़ है, और चैप्टर 12 में 2 ISAs हैं 620 और 610, 620 एक्सपर्ट और 610 इंटरनल ऑडिट। चैप्टर 14 को अब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 700 701 या कंपनी लॉ की रिपोर्ट वाला पोर्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। 705 706 90% ऑफ द टाइम लॉजिकल सवाल, 95% भी कह देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। 560 570 580 मूड की बात है, सीधा रटे वाला सवाल भी आ सकता है, लॉजिकल सवाल भी आ सकता है। चैप्टर 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर मैं प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चैप्टर्स 15 में से जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे कंप्लीट चैप्टर सिवाय एक यूनिट के, कंप्लीट चैप्टर सिवाय एक यूनिट के, इस तरह से भी हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो प्योर लॉजिकल सवाल कहाँ से आ रहे हैं? कंपनी लॉ के सिनेरियो, रिस्क असेसमेंट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्रेट सेफगार्ड्स वाला और ऑडिट की ओपिनियन। इधर बात करें तो वो टॉपिक जिनमें खदशा है कि आ सकता है लॉजिकल सवाल, फ्रॉड, सैम्पलिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस या 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और 500 सीरीज़ जो दी हुई है चैप्टर 14 में, इनमें से खदशा है, यानी कि 50% चांस है कि आ सकता है लॉजिकल, 50% चांस है रट्टे वाला। इधर 90% से ज़्यादा चांस है लॉजिकल सवाल का। तो इसका मतलब है कि जब हमने सोचना है पूरे सिलेबस को, तो ये नहीं सोचना कि पूरा सिलेबस ही बहुत लॉजिकल है और हर तरफ से अजीब अजीब पेचीदा सवाल आए हुए होते हैं। जो चंद प्योर पेचीदा टॉपिक्स हैं वो डिफाइंड हैं, और चंद जहाँ चांस है कि कभी आए कभी ना आए वो भी हमें पता है। तो अगर इन टॉपिक्स को देखें तो इन टॉपिक्स पे लगने वाली एफर्ट 30% है और इनसे आने वाला बेनिफिट 60% है। तो सिलेबस को समझ लिया ना, तो पहला मसला यही हल हो गया कि ये पता लग गया कि हमने किस चैप्टर को किस किस तरह से लेके चलना है। और अभी चूँकि ताज़ा हम इसे समझेंगे और उसके बाद इसी फ्रेमवर्क पे चलेंगे, तो हम साथ साथ हर दिन जब आप घर जाके तैयार कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये वाला यूनिट नॉलेज बेस्ड है, ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड है, आप उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। और उसी दिन ड्राफ्टिंग सेशन में फोकस भी आपको पता लग गया होगा। तो ये है थोड़ा सा हैवी टारगेट कि आप 3.5 घंटे तो पहले यहाँ गुजारें और उसके बाद घर जाके 3-4 घंटे उस पर काम करें। लेकिन अगर सिर्फ आप ऑडिट को ये 11 दिन दे देते हैं और ऑडिट के साथ किसी और सब्जेक्ट की मिक्सिंग नहीं करते, तो आप बाय द एंड ऑफ 11 दिन आप 90% पे तैयार बैठे होंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की जो मोहब्बत है वो आपको हमेशा पकड़े रखेगी। अगर बहुत शदीद मोहब्बत आ रही हो बाकी सब्जेक्ट्स पे, तो किसी एक सब्जेक्ट को रात के 2 घंटे दे देने हैं, लेकिन ऑडिट को मैक्सिमम टाइम देना है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पेपर से 1 महीना पहले ऑडिट तैयार करके बैठने के अंदर कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन है। वरना हर दिन ना FR2 का सवाल करते हुए, MFA का सवाल करते हुए दिमाग में ये होता है कि ऑडिट तो हाथ में नहीं है, वो तो फिसला हुआ है, पता नहीं उसका क्या होगा, वो सवाल भी सही नहीं होता और ऑडिट तो आप कर ही नहीं रहे। तो एक दफ़ा फोकस स्ट्रेटेजी ट्राई कर लें, 11 दिन ऑडिट से अन्यवा दोस्ती कर लें, आग लगा दें, खा जाएंगे, इनका बंदा उकता आ जाएगा। बचपन में जब आप अपने टीचर से इस तरह की बात करते थे तो टीचर पता है क्या सवाल कहते थे? बेटा डेली खाना खाते हुए उकताते हो, डेली सोते हुए उकता जाते हो, डेली फेसबुक से उकता जाते हो, डेली व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से उकता जाते हो, डेली वो कौन सी गेम है वो PUBG, उन सबसे उकताहट नहीं होती। लेकिन अभी अच्छा किया ही नहीं है, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि करो। जब प्री ऑक्यूपाइड माइंड ही बना लिया कि इतना ऑडिट करेंगे तो हम तो उकता जाएंगे। मैं आपको 3-4 घंटे कह रहा हूँ, जब आप करना शुरू करेंगे ना तो 2 घंटे भी बहुत हैं। मैं तो 3-4 घंटे फेसबुक समेत की अजम्पशन ले रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों ने बीच बीच में और फनकारियाँ भी करनी है, तो फिर एक काम करें, अपना टाइम बचा लें, सिर्फ 2 घंटे दें ऑडिट को, लेकिन मोबाइल शर्तिया ऑफ, मोबाइल ऑफ होके चार्जिंग पे, मोबाइल भी सुकून में, आप भी सुकून में, ऑडिट भी सुकून में। तो फिर हमारे 3.5 घंटे के बाद 2 घंटे इज़ द मैक्स। 2 घंटे से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते ऑडिट को। मैं 3-4 घंटे पढ़ने का नहीं कह रहा, 3-4 घंटे ऑडिट को देने का कह रहा हूँ।
ये जहन में रखते हुए कि उन 3-4 घंटे में से ऑडिट के ज़िम्मे आने 1.5-2 घंटे ही हैं। तो बाकी टाइम अगर आप यही सोचते रहें कि आगे तो रोबोट ऑडिट किया करेंगे, फिर ये सोचते रहें कि क्या पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया में काबिल कबूल भी रहा है या नहीं रहा, मुझे आर्टिकल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पता है आप मज़ा ख़राब कर देते हैं इन सोचों का भी, चूँकि उसको किताब सामने खुली हुई होती है, सोच भी सही से नहीं आती। तो उन 4 घंटों के 2 हिस्से डिवाइड करने, 2 घंटे सोचों के लिए, 2 घंटे पढ़ने के लिए। जब पढ़ने बैठे ना सोच आने लगी, आपने कहा नहीं साइड पे हो जाओ, मैंने तो उस वक्त सोचना है। टारगेट ख़त्म कर लिया, 4 घंटे एलोकेट किया ऑडिट के लिए, 2 घंटे ऑडिट को किया और अगले 2 घंटे बैठ के सिर्फ सोचते रहे। वो सर पीछे वाली सारी बातें भूल जाएंगे जो पढ़ी हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़ते हुए बहुत सोचें आती हैं तो लिख के किया करें। न्यूमेरिकल में सोचें नहीं आती, समझ भी नहीं आती, दिमाग का काम ही नहीं है ना न्यूमेरिकल में। वो वाली फिगर इधर लिखनी है, वो वाली फिगर इधर लिखनी है, उसको उससे यूँ मल्टीप्लाई करना, जवाब निकालना है। अगर बहुत अजीब सा नहीं लग रहा तो आगे अगले स्टेप पे चल पड़ना है। एंड पे जाके देखना आपने सही किया या नहीं किया। ऑडिट तीसरी लाइन पढ़ती समझ आया था, मुझे नहीं समझ आई। तो ये तो थ्योरी का मसला है कि बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। न्यूमेरिकल को आप 5-6 घंटे बाद आपको पता लगता है कि आप गलती पे थे। तो जिनसे ऑडिट पढ़ते हुए बहुत ख्यालात और आते हैं वो उस टाइम पे लिखना शुरू कर दिया करें, की पॉइंट्स लिख लें, मैप्स बनाना शुरू कर दें। एम बैठे बैठे सोचें सर ने तो पूरा चैप्टर पढ़ाया था, मैंने जल्दी से स्किम कर लिया। भाई अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा के और यहाँ आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखा के भेजूँगा और राइटिंग की प्रैक्टिस और उसामा करा के भेजेंगे, तो घर जाके आपने असल में क्या करना होगा, रिवाइज 2 सवाल हाथ से लिखने और जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज। जब रिवाइज करेंगे तो हो सकता है आधे घंटे में आप आंखों से गुजार के बैठे हुए हो जो हमने क्लास में पढ़ाया, क्योंकि वही चीज़ तो किताब में भी लिखी होगी। तो बाकी टाइम और दिमाग में ख्यालात भी आ रहे हैं, आपने ऐसी की तैसी एक कागज़ पकड़ा और नक्शा बनाना शुरू कर दिया। चैप्टर 5 हिस्सों में डिवाइड होता है, 5 लाइनें लगा दी, 5 लाइनों के ऊपर उनकी हेडिंग लिखी। फिर सोचा उसमें क्या लिखा था, उसमें IASB लिखा था और IFAC लिखा था। IFAC लिखा, उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया, सबसे अहम बॉडी है फलाना फलाना, की पॉइंट 2-2, 3-3 लाइनें छोटे छोटे से 3-3, 4-4 वर्ड्स के साथ। पता ही लगा कि बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी आपने आधे घंटे में उस चैप्टर का एक 1 पेजर नक्शा बना लिया। अब कहेंगे सर ये नक्शा आप बना दें तो मैं तो 100% नक्शा बना के दे दूं, लेकिन मेरे बनाए हुए नक्शे का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो पूरी किताब ही बना के दे दी। जो आपने अपने हाथों से अपने दिमाग के हिसाब से नक्शा बनाया होगा ना, उसमें लेवल ऑफ डिटेल अपने हिसाब से डाली होगी। मैं नक्शा बनाऊँ, आप कहें सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इसमें ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल बनाऊँ तो बच्चा कहे सर इससे ज़्यादा बेहतर था मैं किताब से रटा मार लेता। तो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से नक्शा बना ले। तो अगर पढ़ते हुए फोकस नहीं हो रहा तो हम इस तरह से फोकस कर सकते हैं। बात समझ रहे? सोचो 2 घंटे कितना बड़ा टाइम होगा। अभी 1 घंटा मुश्किल से गुजरा है। मैं बीच में एक सिंबॉलिक 10 मिनट की ब्रेक कर लिया करूँगा। 55 मिनट, 10 मिनट की ब्रेक, फिर 55 मिनट। हम लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि आप थोड़ा सा सांस ले सकें। बाहर जाके मुंह पे छीटा छीटा मारे, ठीक है, क्लास में अंदर आए फिर भी नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा दीवार में सर मारा, एक्टिव हो गए, दिमाग पक्का किया और जनाब क्लास में आके बैठ गए। तो क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स। क्या ऑडिट हमने 1-3 जज़ाकल्लाह। ये खातून या तो कंफर्म जन्नती हो जाएंगी या कल से ये जगह चेंज कर लेंगी और कहेंगी यहाँ जो बैठता है वो तो बेचारा जो है ना। तो ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, ऑडिट के साथ क्या करें? क्या सारा ऑडिट लिख के करें? लिख ही नहीं सकते, इतना बड़ा ऑडिट है। सारा ऑडिट की हर वक्त ही प्रैक्टिस करते हैं, सवाल करते रहें तो फिर करें क्या? डेली लेक्चर अटेंड करें। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगी। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में 2 वे ज़रा कम होगी, 1 वे ज़्यादा होगी और मैं बीच में रुक के आपसे कहूँगा हाँ भाई अब कोई सवाल है या नहीं है। तो क्लास में बैठे हुए फोकस के साथ अच्छी तरह से समझ लिया। जब मैं समझा रहा हूँ तो ये नहीं सोचना कि लिखना कैसे है, क्योंकि लिखने का तो एक अलग सेशन हो रहा है। तो आपको एक आदत आ जाएगी ज़िंदगी में कि जो कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो क्लास के वक्त बैठते हुए उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें, फिर मैं बीच में जब मौका दूँ तो सवाल पूछें, उस कॉन्सेप्ट को पक्का करें, अपने पास लिखें। क्लास के बाद ड्राफ्टिंग वाली क्लास अटेंड की। ड्राफ्टिंग वाली क्लास में कुछ उन्होंने बताए, कुछ उन्होंने आपसे लिखवाए 1.5 घंटे की, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी मैं चारों में बच्चों से लिखवाऊँ भी।
हालांकि आप लोग इससे ऑफेंडेड से फील करते हैं, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं लिखना चाहेंगे तो फिर पता नहीं कब लिखना चाहेंगे। तो यूँ समझें कि होमवर्क भी आपको करा के ही भेज दिया जाए। तो उन्होंने किया, अब घर गए, घर जाके आपने फ्रेश होके ईजी होके जब पढ़ने बैठे तो आपने जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको तेज़ी से रिवाइज़ किया और एक मैप सा बनाने बैठ गए। हर दिन जाते हुए सर उसामा से कहा, सर मुझे कोई 2 सवाल बता दे जो मैंने लिख के करने हैं इस चैप्टर के। मैं लास्ट डे एक लिस्ट शेयर करता हूँ, तकरीबन कोई 40-45 सवाल ऐसे होते हैं जो मस्ट डू इन राइटिंग है। जब आपके पास 1 महीना होता है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अब आपने जिस वक्त भी अगर कुछ रिवाइज़ करना है तो आपने बस ये वाले सवाल लिख के कर लेने हैं। वो सवाल लिख के करने से एक तो आपकी थोड़ी सी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाती है, दूसरा आपकी ड्राफ्टिंग भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो जो 4 घंटे मैं कह रहा था, बाकी 4 घंटे आपको नहीं लगने, 2 घंटे भी शायद बहुत ज़्यादा टाइम है जो घर जाके आपको लगे। इस 2 घंटे की डिवीज़न है तकरीबन 1.25 घंटा फॉर मैंने जो पढ़ा है उसको तेज़ी से देखा और अपना एक मैप बना लिया, और 45 मिनट फॉर वो 2 सवाल जो हाथ से लिख के किए। तो 3.5 घंटे ये वाले और 2 घंटे घर वाले, 11 दिन तक आपने ऐसा किया तो आपने ऑडिट को तकरीबन उतना टाइम दे दिया जितना आपने पूरे सेशन में दिया है, और कुछ के लिए तो शायद पूरे सेशन से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एक दफ़ा ज़िंदगी में फोकस स्ट्रेटेजी करके जब देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। फिर आप छुट्टियों में इतने सियाने हो गए होंगे कि आप कहेंगे नहीं मैं हर दिन 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। आप सिर्फ FR2 उठाएं और फ़र्ज़ करें 8 दिन सिर्फ FR2 चल रहा हो। आप सुबह के वक्त FR2 का एक टॉपिक उठाएं और पूरा दिन उस टॉपिक के पीछे पड़े रहें, उसके कॉन्सेप्ट, उसके सवाल, उसके 6 सवाल लिख के कर लिए, कुछ सवाल देख लिए, कुछ को वीडियो प्ले करके देख ली। अगर एक पूरा दिन FR2 के एक टॉपिक को, प्योर FR2 के एक टॉपिक को मिलाओ ना, वो टॉपिक कहीं नहीं जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने दिन में शरीक बहुत सारे ऐड करने होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़े होते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट गरीब को उसका वो टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपने 11 दिन में ऑडिट भी तजर्बा कर लिया तो यकीन माने आपका खुद दिल करेगा कि आप अगले 30 दिनों को 10-10 दिनों के 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। 10 दिन सोचें कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर मिलें, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बंदा एक पूरा दिन दे, पूरे दिन करना ही सिर्फ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो सोचें क्या होगा उस टॉपिक के साथ। वो टॉपिक तो आपके दिमाग में ऐसा पक्का होकर बैठ जाएगा, आप में से चिंगारियाँ निकल रही होंगी वो टॉपिक करने के बाद। ठीक है, ओवरहेड्स को एलोकेट कैसे करना है। अगर आप पूरा दिन ही इसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो पेपर में 15 नंबर के सवाल में से 12 से कम तो ले ही नहीं सकते आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ओवरहेड के टॉपिक की प्रैक्टिस करते हुए उसे टाइम एलोकेट करेंगे 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का एलोकेट करेंगे 4 दिन। 4 दिन जब मज़ा आना शुरू होगा तो टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। तो ये फोकस स्ट्रेटेजी लाइफ में ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। और बहुत सारे आप अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखते हैं जो हॉस्टल में आवारागर्दियाँ भी कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, सारा कुछ है, आखिरी 1-1.25 महीना पढ़ते हैं और पेपर पास भी कर लेते हैं। क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं और 8-10 दिन लगातार उस सब्जेक्ट को देते हैं। तो इसलिए मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ऑडिट पे तजर्बा करें, और अगर ये ऑडिट पे कामयाब रहा तो अकाउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो फिर ख़ुद को मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई हम एक दिन में 2 से ज़्यादा टॉपिक्स ना लेके चलें। ख़ासतौर पे जो 4 या 3 पेपर दे रहे होते हैं वो हर दिन जब 3-4 दफ़ा फ्लेवर चेंज करते हैं सब्जेक्ट का तो वो नहीं पढ़ पाते। क्या ये सारी बात यहाँ तक समझ आ रही है? तो अब ऑडिट डेली हमने कैसे करना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ देखनी है, कुछ करनी है, घर जाके एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, माइंड मैप बनाना है और 2 सवाल करने हैं। अगर ये सारा साइकिल कंप्लीट कर लिया तो 3.5 घंटे यहाँ के और 2 घंटे घर के, आपका ऑडिट का उस दिन का टास्क इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया होगा। और बाय द एंड ऑफ दीज 12 डेज़ आप इंशाल्लाह ताला 80 to 90% ऑफ द प्रिपरेशन लेवल पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। फिर आप कहेंगे सर यूँ तो हो गया, हर चैप्टर अलग अलग तो समझ लिया, पूरे पेपर के साथ क्या करें? तो मैं आखिरी दिन चंद मिनट्स डिस्कशन करूंगा पूरे पेपर को किस तरह से लेके चलना है। जब ये सेशन ख़त्म हो जाएंगे तो इससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें 3 अल्टरनेट डेज पे, एक दिन फिर एक दिन ऑफ, फिर एक दिन, फिर एक दिन ऑफ, फिर एक दिन, तो उस वीक में 3 क्लासें होंगी, 3 रीसेंट पेपर्स पूरे के पूरे आपके साथ डिस्कशन हो रही होगी उसी ड्राफ्टिंग वाले पैटर्न के हिसाब से। दिस इज़ द मैक्सिमम एंड दिस इज़ द बेस्ट जो हम आपके लिए कर सकते हैं या कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। इसके बाद सिर्फ आपकी तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर लो बैंड पे 100-100 रुपये ना मांग ले, पढ़ना है आपने।
पता है, ये कोई कमिटमेंट नहीं थी, ये कोई वाजिब नहीं था। मैं बहुत अच्छे तरीके से ये दिन सुकून से भी गुजार सकता था। ये आपसे कह देता सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट हुआ करेगा, आप लोग लगे रहते आराम से दो तीन चार हफ्ते के लिए आप एंगेज रहते, आप लग रहा होता कि सब कुछ सही चल रहा है। इरादा फनकारी करने का नहीं था, इरादा आपको वाकई ही कंप्लीट कराने का था। तो हम अपनी बेस्ट ऑफ इंटेंशन के साथ, बड़ी नीयत के साथ आप लोगों को वो कर रहे हैं। और वही मैंने बात बताई कि जहाँ नीयत ख़राब हो सकती है वो शुरू के पेपर्स हैं, जिससे हमें आगे आपसे कोई कमर्शियल फ़ायदा भी नज़र आए। इस वक्त आपसे कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं है। तो इस टाइम पे अगर आप समझ सकें तो ये जेन्युइन सर्विस है, और ये उस सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट में लोग बहुत परेशान हैं, और इसमें दिल दुखी होता है कि लोग इतने परेशान हैं, तो उनको एक दफ़ा ज़रा हाथ पकड़ के मदद की जाए। लेकिन मैं जितनी भी मदद करूं, हमारा इदारा जितनी भी मदद करे, वो हाफ़ है, हाफ़ आपकी तरफ से आना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी तरफ का वो हाफ़, जिससे हमें जेन्युइनली कमर्शियल कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, हम कॉलेज हैं, हमारा मकसद है जी हम पैसे कमाएँ। आप स्टूडेंट, आपका मकसद आप पेपर पास करें। इस एक्टिविटी के एंड पे आपका मकसद पूरा होगा, हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन यकीन माने हमारी एफ़र्ट आपसे ज़्यादा होगी। तो हम अपने हिस्से की वो सारी एफ़र्ट कर देंगे जो कमर्शियल फ़ायदे के बगैर हो रही है, और हम उतनी नीयत से करेंगे कि जैसे उससे लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हों। सिर्फ आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि आपने भी अपने हिस्से की उतनी ही एफ़र्ट करनी है जितने से पेपर पास हो जाए। हर दफ़ा 45 पे फेल होने से बेहतर है एक दफ़ा 50 पे पास हो जाए। तो हर दफ़ा अगर आप 70 घंटे पढ़ते हैं तो इस दफ़ा 85 घंटे पढ़ के देख लें, पेपर पास हो जाएगा। ऑडिट में जो लोग रह जाते हैं ना, वो परेशान रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 दफ़ा से ऑडिट नहीं पास हुआ, 6 दफ़ा से नहीं हुआ, 7 दफ़ा से नहीं हुआ, एक पेपर बड़े अरसे से फंसा हुआ है, और पढ़ने का दिल भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो हर दफ़ा बेदिली से जाके पेपर देते हैं, पढ़ते भी आधे हैं और आधा नहीं पढ़ते तो फिर रह जाता है। जब आपने हर दफ़ा ये मुसीबत से गुजरना ही है, तो एक दफ़ा थोड़ी ज़्यादा मुसीबत तारी कर लें अपने ऊपर, और इतना मुसीबत में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें कि आप वाकई ही पेपर पास कर लें। तो दिस इज़ द टाइम। और जो पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ऑडिट का फेलियर जो है ना, वो आपको बड़ा दुख देगा। 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे, और इतना करीब पहुंच के ना अब ये फेल होना बनता नहीं है कि हमने एक अच्छे टाइम पे सिलेबस ख़त्म किया हुआ है और बहुत अच्छे टाइम पे हम रिवीजन भी ख़त्म कर लें। तो हमने अपना बेस्ट देना है इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते सेहत ज़िंदगी। दुआ कीजिएगा कि हम इस काबिल रहें कि आपको अगले 11 दिन सही से पढ़ा सकें, और हम ये दुआ करेंगे कि आप लोग एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर समझ लें कि आपके लिए क्या अच्छा है। पेपर देने के बाद 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के 1.5-2 महीने तक इंडक्शन नहीं हो रही होती अक्सर। पेपर आप देंगे सितंबर में, इंडक्शंस होंगी ज़्यादातर जगह दिसंबर मिड या दिसंबर एंड के करीब। तो आपके पास 3-3.5 महीने हैं वो सारे ख्वाब पूरे करने के लिए जो इस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं। वो सारे सीजन्स देखे जा सकते हैं, वो सारी एपिसोड्स देखी जा सकती हैं, वो सारा पबजी खेला जा सकता है, वो सारी रील, वो सारे शॉर्ट्स, वो सारी चीज़ जो आपको होता है कि मिस हो गए तो बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर वो इतना काम का है ना तो उस टाइम तक भी वायरल ही हुआ वो होगा। और अगर काम का नहीं था तो अच्छा आपकी नज़र से नहीं गुजरा। एक दफ़ा सही से अगर पढ़ लेना, इस वक्त थोड़ा सा अपने वो वाले अय्याशी वाले जज्बात हैं थोड़ा सा डाउन कर लें। एक दफ़ा समझ लें, 6 महीने तक नहीं समझा, 5 महीने तक नहीं समझा, 4.5 महीने तक नहीं समझा, लेकिन इस वक्त अगर समझ लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्या बात समझ आ रही है? ये बात सुनते सुनते एक भाई ने नोटिफिकेशन देखी, उनको को यार 3 बंदों ने कमेंट कर दिया, चलो देखते हैं जाकर। कोई नहीं मर जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट्स देखने की। आप 1 महीने के लिए ना फेसबुक से निकल के देखिएगा, लोग 3-4 दिन तक मिस करेंगे, बाद में भूल जाएंगे आप कौन थे। लोग मर जाते हैं, आप तो सिर्फ फेसबुक छोड़नी है आप रहे हैं, वो मरे हुए बंदों को 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। तो आप तो फिर भी ज़िंदा हैं, थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट मोड में गए हैं कि आपने असल वो काम जो आपका ज़िंदगी में पढ़ाई वो करने जा रहे हैं, तो मौत ही वाक़या हो गई ना, चूँकि वो तो मुसीबत वाला काम है। तो एक दफ़ा कुछ 1.25 महीने के लिए इन अय्याशियों से थोड़ा सा बाहर निकलें और अब पढ़ना शुरू कर दें। पूरा सेशन हम ये तकरीरें करते रहें और पूरा सेशन आप हमारी तकरीरों को उड़ा देते रहे हैं, बट इस वक्त मेरे ख्याल में अब आपको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है।
यानी क्रैश कोर्स में जो है वो मैंने डर के मारे इस कमरे में किया, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इस कमरे में लोग भर जाएंगे। मतलब ऑडिट का मतलब है कि आप उनको 100 वाले कमरे में भी आराम से बैठा दें। बट मुझे लग रहा था कि लोग सीरियस होना शुरू हो गए। लास्ट टाइम हमने किया था तो एकदम से पहले दिन मसला बन गया था, तो हमें कमरा चेंज करना पड़ा। तो इसलिए इस दफ़ा ये इस हॉल के अंदर किया कि यहाँ पे शायद ऑडिट वाले बच्चे आ जाएं। तो आप लोगों को देख के यकीन माने मेरा खून बढ़ गया है। अगर आप लोग इसी तादाद में आते रहेंगे तो फिर आपको मेरी साइड से भी बड़ी ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही होगी। लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ मेरी एनर्जी देख के आप कहें वाह क्या बात कर दी किबला ने, ये काफ़ी नहीं है। हमें तारीफ़ नहीं चाहिए। पता लगे मैं जनाब एक कॉन्सेप्ट दूँ, एक बच्चा पास आए और आगे ना 500 का नोट ऐसे ऊपर फेंके, ये नहीं चाहिए। हमारी अप्रिसिएशन ये है कि आप रिज़ल्ट वाले दिन मुझे मेल करें, सर क्रैश कोर्स सीरियस होकर लिया था, आपने जो कहा था वैसे किया, अल्लाह का शुक्र आज पेपर पास हो गया। दिस इज़ द अप्रिसिएशन जो हमें तन्हाई में अकेले इनबॉक्स को खोल के कहीं नज़र आए तो दिल में खुश हो जाते हैं। हमें वो अप्रिसिएशन चाहिए नहीं कि हम फेसबुक पे जाके जनाब शोर मचा दें या कुछ और इस तरह से करके। तो बस कोशिश करनी है हमने और आपको। और जो लोग बाद में ऑनलाइन देख रहे हैं परेशान नहीं होना, अगर आपको मिलना शुरू हो गया ये ऑनलाइन लेक्चर तो हर दिन आता चला जाएगा। जो क्लास के स्टूडेंट हैं आपको एक दिन में ही मिल जाया करेगा, और जो अदर दिन क्लास हैं हम जो पब्लिक के लिए करेंगे वो 4-5 दिन के डिले से कर रहे होंगे। जस्ट बिकॉज कि ऐसा ना हो कि लोग कहें अच्छा ऑनलाइन तो है, चलो ठीक है जब हमारा मूड होगा तब पढ़ेंगे। मूड से ये क्लास नहीं हो सकती, ये ज़बरदस्ती होगी। हर दिन घर से निकलें और 12 मुश्किल दिनों में से आप एक दिन गुजार चुके हैं। मैं हर दिन जाते हुए आपको बताऊंगा अब इतने दिन रह गए, तो 11 दिन की जद्दोजहद कर सकते हैं एक पेपर पास करने के लिए, कैफ जल्दी क्वालिफाई करने के लिए, बेहतर फर्म में जाने के लिए, जल्दी फर्म में जाने के लिए। याद रखना है कि सितंबर से दिसंबर तक खुला डुल्ला टाइम होगा, सारे ख्वाब पूरे कीजिएगा। लेकिन इस टाइम पे वो ख्वाब पूरे करने के चक्कर में पेपर ख़राब नहीं करना। डन। तो पहला लेक्चर हमने ज़रा आज हाथ हल्का रखना था। बेसिक्स ऑफ ऑडिट पे बात होनी थी लेकिन कोई बात नहीं है, खैर है। कम से कम ऐसा ना हो कि आप लोग आवाज़ार होके जाएं। तो घर जाके एक दफ़ा ज़रा किताब को दोबारा से देखें, सेगमेंट्स को समझें, अपने पास कागज़ पे लिख लें। पता नहीं आप लोगों के पास ऑडिट के ग्रुप का लिंक आया या नहीं आया। वो 4 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के जो ओवरऑल है। होता ये है कि हम हर वक्त हर इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे डालते रहें तो 2 भी लोग तंग होते हैं। तो हम पहले वो 3-4 ग्रुप बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में 3 फुल हो गए थे, चौथे में भी लोग आना शुरू हुए थे। उसके बाद फिर उन ग्रुप्स में हम ऑडिट के ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे। आपने ऑडिट का ग्रुप कर लेना है, फिर ऑडिट का डेली वहाँ पे डाटा हम शेयर करते रहेंगे। हर दिन जो पढ़ेंगे ये स्लाइडें भी वहाँ पे सॉफ्ट में आ रही होंगी, किताब की सॉफ्ट कॉपी, क्वेश्चंस आंसर चैप्टर वाइज वो भी सब वहाँ पे मौजूद होगा। जो टेस्ट जब कंडक्ट होगा वो वहाँ अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद यानी व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का एक लिंक डाल देंगे और डेली उसके अंदर डाटा हम डालते रहेंगे। तो अदर देन क्लास हमारा आपसे कम्युनिकेशन का वही तरीका चल रहा होगा। तो कोशिश करेंगे अभी आज वाला जो है वो हम वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दें। मैं एक दफ़ा देखता हूँ कि ऑडिट का ग्रुप अगर शेयर नहीं हुआ तो हम उसको भी शेयर करवा देते हैं, लेकिन आई बिलीव कि शायद शेयर हुआ है। आप उसे जाके देखें, कहीं ना कहीं ऑडिट शेयर हुआ होगा। तो ऑडिट के अंदर फिर ये आज की ओरिएंटेशन का हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना आज बाकी सब्जेक्ट को, लेकिन सोने से पहले ना एक दफ़ा ये ओरिएंटेशन के नक्शे को PDF को ज़रा आंखों से गुजार के देखना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और अपनी किताब पे मार्क करके रख लेना है। आज प्लान बना लेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, अच्छा प्लान होगा तो हम ऑडिट अच्छे तरीके से चल सकेंगे। डन। तो इंशाल्लाह ताला कल से मिलते हैं। कल से डबल क्लास होगी, आज ड्राफ्टिंग की क्लास नहीं है। कल से इंशाल्लाह ताला हमारी डबल क्लास होगी। अपना ख्याल रखिएगा।